रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रजनी अन्नू के पास कॉल करती है। वो अन्नू को बोलती है कि मुझे पता चला है कि तुम और तुम्हारी डांस रानीज की जो टीम है तुम लोग किसी इवेंट में परफॉर्म करने वाले हो। अनु बताती है कि हाँ। रजनी बोलती है मैंने सुना है कि उस इवेंट में एक बेकार से चीफ गेस्ट को बुलाया है। अनु बोलती है बेकार से चीफ गेस्ट को, लेकिन वो कौन है? रजनी बोलती है कि उसका नाम रजनी देसाई है। अनु बोलती है क्या ही फ़र्क पड़ता है कोई भी हो, हमें तो वहाँ पर बस परफॉर्म करना है। फिर अनु बोलती है कि अभी तूने क्या बोला, तू वहाँ चीफ गेस्ट होगी? रजनी बोलती है कि हाँ, तूने मुझे ऐसे ही समझ रखा है क्या? अनु बोलती है वहाँ जब मैं तुझे चीफ गेस्ट के रूप में देखूंगी ना तो मुझे बहुत गर्व होगा, लेकिन मैं नर्वस भी हो जाऊंगी तुझे अपने सामने देखकर। रजनी बोलती है लोग ऐसे ही बोलेंगे कि पता नहीं ये कैसी सहेली है, ये तो परछाई ही बन गई है, दोनों साथ साथ ही रहती है। अनु बोलती है कि सहेली ऐसी ही चाहिए जो हमेशा साथ हो, और वैसे मैं सही बोल रही हूँ, मैं सच में तुझे सामने देखूंगी ना तो नर्वस हो जाऊंगी। रजनी बोलती है मैं कौन सी तेरी सास हूँ जो तू मुझे देखकर नर्वस होगी? अनु बोलती है तुझे देखकर तो तेरी खुद की सास भी नर्वस हो जाए, मैं तो हूँ ही क्या। रजनी अनु को बताती है कि ये लोग है ना इवेंट हर साल करवाते हैं, और वहाँ पर जितने भी पैसे होते हैं ना वो महिलाओं के विकास के लिए दिए जाते हैं। अनु बोलती है फिर तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी होगी। बोलती है ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इस कंपनी के लिए परफॉर्म करने को मिल रहा है। रजनी अनु को बताती है कि इस बार जो इवेंट होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि कंपनी को 50 साल या फिर 100 साल कितने साल पूरे होने वाले हैं कंफर्म तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार बहुत जगह से बड़े बड़े लोग आएंगे। तभी हम देखते हैं रजनी के पास दूसरा कॉल आ जाता है। रजनी बोलती है कि मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अनु बोलती है मैं तुझे फिर से हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ। रजनी बोलती है थैंक यू। अनु अपने आप को शाबाश देती है। वो बोलती है क्या आइडिया है अनु, पहले हम ईशानी के लिए सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद मैं आइडिया सब लोगों को बताऊंगी। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। मोटिबा प्रार्थना को बोलती है कि प्रार्थना तुमने ये क्या किया? प्रार्थना बोलती है मैंने क्या गलत किया मोटिबा? मोटिबा आपने ही तो मुझे सिखाया है कि पति का साथ देना पत्नी का धर्म होता है। पराग बोलता है और पापा की पगड़ी उछालना, पुरखों की बेइज्जती करना, ये कहाँ का धर्म होता है प्रार्थना? और प्रार्थना तुम ये सब कुछ किसके लिए कर रही हो? उस पति के लिए जिसने आज तक कभी भी जिम्मेदारी नहीं उठाई। ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। पति अगर जिम्मेदारी उठाता है तो पत्नी धर्म निभाती है। और जहाँ तक मुझे पता है जो आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी से धूप के अंदर काम करवाता है ना वो जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। प्रार्थना बोलती है कि मैं आपको कितनी बार समझाऊं, अंश ने मुझे मना किया था, मैं ही थी जो अंश का साथ दे रही थी, मैं अपनी मर्जी से अंश की हेल्प कर रही थी। एक तरफ तो मोटिबा मुझे बोलती है कि प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में जितना हो सके उतना एक्टिव रहो, और दूसरी तरफ आप लोग काम करने से मुझे डांट रहे हैं, और मैं वहाँ पर सिर्फ खड़ी ही तो थी। मोटिबा बोलती है तुम वहाँ पर धूप में खड़ी थी। प्रार्थना बोलती है मोटिबा मैं वहाँ पर धूप तो क्या, अगर आग में खड़ी होती ना तो भी खुशी खुशी होती, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने पति के साथ थी। क्या थी? बोलती है प्रार्थना शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, गुस्सा तुम्हारे बच्चे के लिए और तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रार्थना बोलती है फिर आप लोग मुझे गुस्सा क्यों ही दिला रहे हो? मैं शांत रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, और मेरी बात आप सभी लोग सुन लीजिए। मैं इस घर में हूँ तो सिर्फ अपनी माँ के खातिर, मेरा बेबी होते ही मैं अंश के पास वापस चली जाऊँगी। मोटिबा बोलती है तो उससे नहीं मिलेगी। प्रार्थना बोलती है और कितने रिश्ते तोड़वाएंगी मोटिबा आप, कितने तलाक करवाएंगी? अपने ही घर के बच्चों की गृहस्थी कौन उजाड़ता है? इधर हम देखते हैं राजा सीटी बजाता है और बोलता है वाह प्रार्थना दीदी। राजा सबके पास आता है और बोलता है कि आप लोगों की नज़र में मैं लूजर हूँ ना, आप लोग मेरे साथ तो ज़बरदस्ती कर लेते हो, लेकिन आप प्रेम भैया, राही भाभी, प्रार्थना दीदी इनके साथ ज़बरदस्ती करके दिखाओ। मैं तो आप लोगों की बात सुनकर रुक जाता हूँ, लेकिन आप सब लोग मिलकर इन लोगों को रोक कर दिखाओ। राजा बोलता है प्रार्थना दीदी आप इनकी बातों में आकर अंश जीजू को डाइवोर्स मत दे देना, और हाँ प्रेम भैया, राही भाभी, आप दोनों भी इन लोगों की बातों में आकर अपने रिश्ते को ख़राब मत करना, क्योंकि अगर इन लोगों का बस चले ना तो ये आज के आज ही सारे के सारे रिश्ते ख़त्म करवा दें। राही भाभी वैसे भी आपको ये पसंद नहीं करते हैं, पूरे घर में सिर्फ माही भाभी ही है जिन्हें ये पसंद करती है, क्योंकि माही भाभी ही है जो इनकी हमेशा चमचागिरी करती रहती है। माही बोलती है राजा, लेकिन राजा फिर भी चुप नहीं रहता। राजा बोलता है कि प्रेम भैया, राही भाभी, कुछ भी हो जाए लेकिन अपना रिश्ता मत तोड़ना इन लोगों की बातों में आकर, भले ही आप लोग घर छोड़कर क्यों ना चले जाओ। इन लोगों की वजह से मैं तो परी को डाइवोर्स दे रहा हूँ, ये तो अच्छी ही बात है, क्योंकि मैं इन लोगों के सामने बार बार परी की साइड नहीं ले सकता। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हर बार इन लोगों के खिलाफ हूँ। राजा इसके बाद वहाँ से चला जाता है। इधर प्रार्थना भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मोटिबा बोलती है ये राजा के शब्द नहीं है, ये अनुपमा जी के शब्द है, वो मुंबई जाकर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। राही कुछ बोलने लगती है लेकिन प्रेम राही को रोक लेता है। वो बोलता है हम कुछ भी बोलेंगे तो बात बढ़ेगी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि ये मम्मी के खिलाफ कुछ भी बोले, लेकिन ये हमारी बात सुनने को तैयार भी नहीं होंगे।
पराग बोलता है कि आथी जी, आप प्रार्थना को समझा देना कि वो उनसे कभी भी ना मिले, वरना मैं अंश के खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा। आगे हम अंश को देखते हैं, वो सारे प्रोडक्ट रख रहा होता है। तभी वहाँ पर किंजल आती है। वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो? अंश बोलता है सारे के सारे प्रोडक्ट नेचुरल है, लेकिन फिर भी इसे फेंकना पड़ रहा है, क्योंकि है ना मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। अंश काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। किंजल अंश को समझाती है कि अंश, तुम बच्चे हो क्या जो तुम छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाओगे? अगर एक बार फेल हुए हो तो फिर से कोशिश करो, अगर फिर भी फेल होते हो तो बार बार कोशिश करते रहो। अंश, तुमने अपनी अनुमा से ये भी नहीं सीखा है क्या? वैसे तो अनुमा से सब कुछ सीख जाते हो। तुम्हें याद है ना अपनी अनुमा अपने अलग अलग खाने के साथ क्या किया करती थी? तभी अंश को याद आता है कि अनुपमा ने खाना बनाया होता है। इसके बाद वो कुल्हड़ में उस खाने को रखती है। वो बताती है कि उन लोगों को थोड़े नखरे ज़्यादा है ना, इस वजह से देखना उन लोगों को ये खाना थोड़ा फैंसी लगेगा ना, तो उनको ज़्यादा पसंद आएगा। अनु अंश को बता रही होती है कि हम ऐसे अलग अलग तरीके से इनको पे करके गेस्ट के सामने रखेंगे ना, तो कितना अच्छा लगेगा। अंश बोलता है कि वाह क्या बात है अनुमा, आपने तो अच्छा आइडिया लगाया है। अनु बता रही होती है कि बदलाव लाने के लिए बहुत ज़्यादा उथल-पुथल नहीं करनी पड़ती। जो कुछ है बस उसी के लिए थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। किंजल बोलती है, अंश कुछ याद आया? अंश बोलता है, हाँ काकी। किंजल बोलती है, अगर तुम तैयार हो साथ दोगे तो मैं तुम्हें नया आइडिया दे सकती हूँ। वैसे भी हमारे प्रोडक्ट 100% नेचुरल है, हमारे प्रोडक्ट से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, बस कंपनी का नाम खराब हुआ है। हम इन्हीं प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के नाम से भी तो बेच सकते हैं। अंश बोलता है कि हाँ ये आइडिया अच्छा है। अंश और किंजल दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आगे हम अनु को देखते हैं, वहाँ पर इशू आ जाती है। अनु इशू को बोलती है कि हम सब लोग बैठकर यहाँ पर तेरा पहला एड देखने वाले हैं, 5 मिनट में तेरा एड यहाँ पर आ जाएगा, तो चल वहाँ पर जाकर बैठ जा। चोल के सब लोग ईशानी की तारीफ़ करते हैं कि हमें पता था कि तुम भी अनु की तरह ही हमारे चोल का नाम रोशन ज़रूर करोगी। परी वहीं होती है पर वो अपसेट होती है। दूसरी तरफ हम अनु को देखते हैं। अनु बापूजी के पास कॉल करती है और बोलती है मोहल्ले वालों को भी बता दिया ना, और आप लोग देख रहे हैं ना। इसके बाद अनु राही के पास कॉल करती है। राही को बोलती है कि तू भी देख रही है ना, और अपने ससुराल में सबको बता दिया है ना। राही बताती है कि हाँ। अनु देविका को भी कॉल करती है और बोलती है कि तू बस देखना कैसे ईशानी ने उस दिन कमाल कर दिया था, तू बस उसका एड देखती रहना। अनु बोलती है कि मैंने सबको तो बता दिया, मनोहर जी को भी बता दिया, भावेश को भी बता दिया, रजनी को नहीं बताया, उसे अभी बताती हूँ। अनु रजनी के पास मैसेज कर देती है कि ईशानी का ऐड आने वाला है 2 मिनट पे इस चैनल पर, ज़रूर देखना। अनु बोलती है कि मैं अपना फ़ोन भी जस्सी को दे देती हूँ ताकि इशू का जो भी रिएक्शन हो वो उसे रिकॉर्ड कर ले। इधर हम साहा हाउस का सीन देखते हैं। सब लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं इशू का ऐड देखने के लिए। पाखी बोल रही होती है कि बस एक बार इशू का ऐड आ जाएगा ना तो वो स्टार बन जाएगी। बा बोलती है ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने से नज़र लग जाती है। पाखी बोलती है थू थू थू, मेरी इशू को किसी की नज़र ना लगे। हम देखते हैं पाखी अपने ख्यालों में खो जाती है। जहाँ पर ईशानी का मेकअप चल रहा होता है पाखी भी वहीं होती है। पाखी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। सभी लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब एड आने वाला है। वहीं पर मोटिबा पराग सभी आ जाते हैं। राही बोलती है कि आप भी यहाँ पर आ गए हैं। मोटिबा बोलती है कि हम भी देखना चाह रहे थे कि ईशानी ने कौन सा तीर मारा है। मोटिबा बोलती है कि जगह बदलने से किस्मत नहीं बदलती है, और वैसे भी अनुपमा जी ना खुद बदली है, और उनकी जो किस्मत है वो फूटी की फूटी ही रहने वाली है। आगे हम अनु को देखते हैं। वो परी के पास आती है। परी को बोलती है, परी तू अपसेट मत हो, हमारी ज़िंदगी में कई मौके आते हैं जहाँ पर अपने तो खुश होते हैं लेकिन हमारे खुद के जीवन में दुख होता है। इसीलिए जैसे कि हम हर मसाले को अलग अलग करते हैं ना, वैसे ही हमें अपने इमोशन को भी अलग अलग रखना चाहिए। तो ईशानी के लिए थोड़ी देर तो खुश हो ही सकती है। भारती बताती है कि अनु ताई बस टाइम हो ही गया है, अभी एड आने वाला है। हम देखते हैं सब लोग एड देखते हैं। वहाँ पर ना तो ईशानी होती है और ना ही अनु होती है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ईशानी को भी बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके साथ तो इतना बड़ा धोखा हुआ है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं मोटिबा बोलती है कि शायद ईशानी को बहुत जल्दी नज़र लगती है ना, तो उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया होगा। सब लोग हंसने लग जाते हैं। इधर राही और प्रेम ये दोनों काफ़ी परेशान से हो जाते हैं। माही बोलती है इससे अच्छा वो रेडियो पर ही काम कर ली थी, कम से कम आवाज़ तो सुनने को मिलती ना। और ईशानी कौन सी इतनी सुंदर है, उससे कई ज़्यादा सुंदर लड़कियां हैं और उनमें टैलेंट भी होगा। अगर वो लोग एक्टिंग कर सकती हैं तो ईशानी को कौन ही लेगा। मुझे लगता है कि ईशानी कोई जूनियर आर्टिस्ट होगी, बस यहीं कहीं आसपास में खड़ी होगी तो अपने आप को हीरोइन समझने लग गई। मोटिबा बोलती है कि मुझे लगता है साफ फैमिली के सब लोग हैं ना, बस अपने सपनों में ही खोए रहते हैं। किसी को बिजनेसमैन बनना है तो किसी को एक्टर बनना है और किसी को डिग्री हासिल करनी है। गौतम बोलता है ईशानी को अगर जूनियर आर्टिस्ट की जगह काम मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इधर हम देखते हैं राही परेशान होती है। वो प्रेमी को बोलती है कि पता नहीं ईशानी का क्या हाल हो रहा होगा, मैं मम्मी से बात करती हूँ, आखिरकार ये सब कुछ क्या हो गया।
आगे हम साहा हाउस का सीन देखते हैं। पाखी परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि ये तो वो एड है ही नहीं जिसमें ईशानी है, यहाँ ईशानी तो नहीं है। किंजल बोलती है कि ये वही एड है, मम्मी ने बताया था। इधर किंजल बोल रही होती है कि पाखी तुम शांत हो जाओ। पाखी बोलती है ऐसे कैसे शांत हो जाऊँ, पता नहीं मेरी बच्ची पर क्या बीत रही होगी। पाखी बोलती है मैं अभी मम्मी के पास कॉल करती हूँ। इधर हम इशू को देखते हैं। इशू सूट के लोगों के पास कॉल करती है। उनको बोलती है कि इस एड में मेरी जगह दूसरे लोग क्यों हैं। वो बोल रहा होता है कि मैडम आपने जो काम किया था आपको उसके पैसे मिल गए और हमने पहले ही हीरोइन को सेलेक्ट कर रखा था। इशू तो रो रही होती है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। टोल के सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर पाखी बोलती है कि मम्मी तो मेरा कॉल ही नहीं उठा रही, वहाँ पता नहीं ईशानी की क्या हालत हो रही होगी। इधर अनु ईशानी को संभालती है। बापूजी बोलते हैं कि पाखी तू अपने आप को संभाल, अनु ईशानी को संभालेगी। इधर अनु ईशानी को बोलती है कि ईशानी तूने अपना बेस्ट दिया, लेकिन कभी कभी होता है कि किस्मत हमारा साथ नहीं देती। प्लीज़ तू चुप हो जा, रो मत। हम नए सिरे से फिर से शुरुआत करेंगे। हो सकता है कि भगवान ने जानबूझकर हमारे साथ ऐसा किया होगा। इससे भी अच्छा मौका हमारे हाथ लग सकता है ना। इशू जिसके पास हुनर होता है ना उसको मौका मिल ही जाता है। इधर परी बोलती है कि इशू तू क्यों रो रही है, मुझे लगता है कि हम गलत जगह ही आ गए हैं। लोग कभी किसी का हुनर छीन लेते हैं, कभी किसी का क्रेडिट छीन लेते हैं, यहाँ पर ऐसा ही होता है, हम गलत इंडस्ट्री में हैं। अनु बोलती है कि परी ऐसा मत बोल। इशू बोलती है कि अनुमा ऐसा ही है, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का सिर्फ यही तरीका है कि दूसरों का गला काटो और खुद आगे बढ़ जाओ। अनु वहाँ पर सांप सीढ़ी का गेम लेकर आती है। बोलती है ये क्या है। इशू बोलती है कि सांप सीढ़ी है। अनु बोलती है बचपन में तुम बहुत खेलते थे। अनु बोलती है तुम्हें याद है ना कि तुम सांपों से बचते बचते कैसे आगे जाते थे, लेकिन ये जो बड़ा सा सांप है ये तुम्हें काट लेता था तो तुम फिर से नीचे आ जाते थे, फिर तुम क्या करते थे। अनु बोलती है मुंह में दही जमा कर मत बैठो, बोलो कुछ, क्या करते थे। परी बोलती है कि हम फिर से कोशिश करते थे। अनु बोलती है ज़ोर से बोलो। परी और ईशानी दोनों बोलते हैं कि हम फिर से कोशिश करते थे। अनु बोलती है कि फिर से कोशिश करते थे, ऐसा नहीं करते थे कि सांप ने काट लिया है तो चलो गेम को बीच में छोड़ देते हैं। तुम लोग खेलते रहते थे जब तक कोई जीत नहीं जाता। सब लोग तुमको डांटते थे कि तुम तो पढ़ाई करो, लेकिन तुम किसी की बात नहीं सुनते थे जब तक तुम जीतना चाहते थे। अगर कोई चीटिंग करता था तो भी तुम लोग हार नहीं मानते थे। अगर तुम लोगों ने बचपन में ही हार नहीं मानी तो तुम अब हार क्यों मान रहे हो। अगर कोई चीटिंग कर रहा है या फिर तुम फेल हुए हो तो तुमको फिर से कोशिश करनी चाहिए ना। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। पहले तो तुम बच्चे थे, अब तो तुम बड़े हो गए हो, तो तुम लोगों को ज़्यादा समझदार हो जाना चाहिए। तुम्हें समझना चाहिए कि हाँ ऐसा होता रहता है। अब तुम लोग क्यों पहले मौके पर ही क्विट कर देते हो, जब बचपन में ऐसा नहीं करते थे फिर अब ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे अच्छे से पता है तुम लोग मेरी बात को एक कान से सुन रही हो, एक कान से निकाल रही हो, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम लोग मेरी बात को नहीं मान रहे हो, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ ना, क्या पता तुम लोग मेरी बात को समझ जाओ। और मैं अगर ऐसे ही सोच लूँ कि चलो रहने दो, ये मेरी बात को सुनने वाली नहीं है, मैं तुम लोगों को समझाऊँ ही नहीं, मेरी बातों का तुम पर कोई भी असर नहीं होगा जैसे पहले नहीं हुआ था। ये जानने के बाद भी मैं कोशिश कर रही हूँ ना। मैंने तुम लोगों की जिम्मेदारी ली है, अगर जिम्मेदारी नहीं लेती ना तो भी तुम दोनों को ऐसे ही समझाती। तुम मेरे अपने बच्चे हो, समझाने का काम मेरा है। तुम लोग ये क्यों नहीं समझते कि अच्छे लोग हर जगह होते हैं और वैसे ही बुरे लोग भी हर जगह होते हैं। सामने वाला जो कुछ भी करे वो उसका कर्म है, लेकिन तुम अपने कर्मों को देखो ना। सामने वाला अगर किसी का गला काट कर आगे बढ़ता है तो वो ऐसा करते रहे, लेकिन तुमको ऐसा कभी नहीं करना है। मंजिल पाने के लिए मेहनत करनी ही होगी। इशू बोलती है कि अनुमा दूसरे को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद पर बीतती है तब समझ आता है। परी भी बोलती है कि अगर हमारी किस्मत ऐसी ही हो तो हम कितनी ही मेहनत कर ले, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अनु बोलती है कि किस्मत को दोष देना बंद करो। परी और इशू वहाँ से जारी होती है। अनु बोलती है कि सब कुछ मिल जाएगा, बस तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु फिर से खुश होने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि मैं खुश हो जाऊंगी ना तो शायद हो सकता है कि परी और इशू ये दोनों भी खुश हो जाए। अनु डांस कर रही होती है। सरिता ताई बोलती है कि अनु ताई तुम ये क्या कर रही हो। अनु बोलती है सरिता ताई हम लोगों को सिर्फ यही करना चाहिए कि हम लोगों को खुश रहना चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है ना तो हमें अपनी फ़िक्र को छोड़ना होगा। इधर हम दूसरी तरफ रजनी को देखते हैं। रजनी बिल्डर से मिलती है। बिल्डर रजनी के यहाँ आता है और उसको बता रहा होता है कि आप जल्दी से जल्दी चोल गिरवाने की प्रोसेस को स्टार्ट करवा दीजिए, फिर देखना मैं जल्दी ही आपको आपका 30% हिस्सा दे दूँगा। रजनी बताती है नहीं मुझे 30% हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे 50% हिस्सा चाहिए, तभी तुम लोग उस चोल को गिरा पाओगे और वहाँ पर टावर बना पाओगे। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। यहाँ पर हम देखते हैं बिल्डर राजी हो जाएगा कि वो रजनी को 50% हिस्सा दे देगा।
रजनी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं, अनु तो यही सोचती है कि शायद रजनी इस चोल को बचा लेगी, लेकिन अनु को पता नहीं होता कि उसकी दोस्त उसके साथ काफ़ी बड़ा धोखा करने वाली है। दूसरी तरफ हम सा हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं पाकी परेशान होती है। अंश, किंजल सब लोग पाकी को समझाते हैं कि आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ईशु के साथ अनुमा है ना, तो वो सब कुछ संभाल लेगी। तोशु बोलता है कि पहले परी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, अब ईशानी के साथ पता नहीं वहाँ क्या क्या हो रहा है। इधर बा बोलती है कि अनुपमा है ना, वो सब संभालेगी, दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी उसने ली है। बापूजी भी बोलते हैं कि हाँ, तुम लोग बस अपने काम पर फोकस करो। अंश और किंजल दोनों मिलकर फिर से नया काम स्टार्ट कर देते हैं। उनका काम अच्छा चलने लग जाता है। इधर हम प्रार्थना को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि पापा कुछ भी बोले, लेकिन मैं अंश के पास वापस जाऊंगी। ख्याति बताती है कि पराग ने क्या बोला था। प्रार्थना बोलती है कि माँ, आप कुछ भी बोलो, लेकिन आप लोग अंश का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और हाँ, मैं अंश से प्यार करती हूँ, मैं उसी के पास वापस जाऊंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ आपके लिए ही रुकी हुई हूँ। ख्याति बोलती है ये तो मुझे पता है, लेकिन प्रार्थना तुम ही बताओ, पराग जी को कौन समझाएगा। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रार्थना वापस हाउस लौट पाएगी या फिर पराग ऐसा नहीं होने देगा? हमें कमेंट में बताएं। डेली अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।